तो दिल्ली तक भी पहुंच गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो हफ्ते भर तक बवाल मचा रहा। इस बवाल की जद में करौली भी आया, राजस्थान का, अलवर, 7 ऐसे राज्य जहां पर हिंसा की खबरें दिखाई दी और सुनाई भी दी। फिर मामला पहुंच गया मुंबई। हनुमान चालीसा को लेकर वहां एक राजनीतिक बवाल हुआ। नवनीत राणा जो कि लोकसभा सांसद हैं और उनके पति रवि राणा, उन्हें जेल भेज दिया गया। जमानत की अर्जी पर अभी तक सुनवाई हो रही है, उस पर भी तकरार छिड़ी हुई है, क्योंकि हनुमान चालीसा के बाद धीरे धीरे बात लाउड स्पीकर्स पर पहुंच गई। अजान को लेकर बातें उठने लगी, पर योगी सरकार ने एक नई मिसाल कायम की। पिछले 2-3 दिनों में योगी सरकार, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पर लाउड स्पीकर हटवाने की एक मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन इसे भी एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई सियासी तंज के जरिए। देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस, ए भोगी, योगी और भोगी का खेल भी होने लगा। उद्धव ठाकरे को ए भोगी हमारे योगी से सीखो, कुछ ऐसा ट्वीट करती भी दिखाई दी। जबकि त्योहार किस लिए होते हैं, हम त्योहार किस लिए मनाते हैं? कि भाईचारा बढ़े, सामाजिक सौहार्द की राह पर हम आगे बढ़ें। जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसको और मुकम्मल, उसको और दुरुस्त करें। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा है। और इन सब के बीच बिहार से अजब ही तस्वीरें देखने को मिली। शुरुआत हुई 22 अप्रैल को, जब राबड़ी देवी ने इफ्तार की दावत दी और उसमें पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो कयास लगाए जाने लगे, भाई नीतीश कुमार के वहां जाने के मायने क्या? क्योंकि उससे 2 दिन पहले 2 अहम घटनाएं हुई। एक तो नीतीश के एक वक्त के करीबी रहे और उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, उन्होंने ट्वीट किया कि जी विधान परिषद में संख्या हमारी कम हो रही है, बोचहा विधानसभा सीट पर हार, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कमजोरियां हैं, समन्वय की कमी है। तो ये कमजोरियां किसके चलते हैं? क्या जेडीयू, जो पहली बार, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जूनियर ब्रदर, जूनियर पार्टनर की भूमिका में दिखे, तो वो जो असहजता है, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसे लेकर कुछ बयान दे रहे थे क्या? क्योंकि बीजेपी लगातार दबाव भी बना रही है कि भाई बड़े भाई, हम 77 सीटें हमारी, आपकी 45 सीटें, तो अब मुख्यमंत्री तो हमारा होना चाहिए। और इसीलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को यह कहना पड़ा कि हम किसी की कृपा के चलते मुख्यमंत्री नहीं हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा। तो वो इफ्तार तो हो गई। आज अब जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें आ रही हैं नीतीश कुमार के घर से, जहां पर आज इफ्तार की दावत रखी गई। और इस दावत में जैसा तेजस्वी ने और राबड़ी देवी ने न्योता दिया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने न्योता दिया है तेजस्वी यादव को। तो फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि जी ये जो इफ्तारी हो रही है, ये जो इफ्तार की दावत हो रही है, ये सियासी वार की एक श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ती दिखाई दे रही है क्या? हालांकि ये बात और है कि नीतीश कुमार ने 22 तारीख के बारे में सफाई दी कि राजनीतिक कयास मत लगाइए, निमंत्रण आया तो मैं इफ्तार में चला गया,
कोई आमंत्रित करेगा तो भैया जाएंगे। पर 2017 के बाद जब साझा सरकार जो आरजेडी और जेडीयू चला रही थी वो टूट गई और नीतीश फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने निकल पड़े थे, तब से आज तक तो ये तस्वीरें नहीं दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कयासबाजी करने की जरूरत नहीं। पर उनके भाई तेज प्रताप वो क्या बोले 22 तारीख के बाद कि बिहार में सरकार हम बनाएंगे, खेल होगा। हमारी नीतीश जी से सीक्रेट बात हुई है, पहले हमने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, अब नीतीश जी को हमने एंट्री दे दी है। यह बात और है कि इस बात का दावा करने वाले तेज प्रताप अब खुद अपनी पार्टी को ही नोटिस दे रहे हैं कि मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूं। पर एक पुरानी कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। बिना धुएं, बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता है। तो यह धुआं क्यों उठ रहा है? नीतीश कुमार बीजेपी को संदेश दे रहे हैं या दरअसल 2024 के लिए पोस्चरिंग भी हो रही है? और इस पोस्चरिंग को भी थोड़ा समझिए। कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे जाती दिख रही थी, अब प्रशांत किशोर से नाता टूट गया है। कांग्रेस करेगी क्या करेगी, क्या उसकी रणनीति होगी, चेहरा कौन होगा, यह सब अधर में लटका हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को तो 200 सीटों से ज्यादा पर लड़ना ही नहीं चाहिए 2024 के चुनाव में। जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है वहीं पर उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि देखिए एक गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन की इस वक्त जरूरत है। तो क्या इन्हीं संभावनाओं में अपनी अहम भूमिका तलाश रहे हैं क्या नीतीश कुमार? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। यह एक सामान्य सी इफ्तार की दावत नहीं है। और साथ ही साथ जो मैंने शुरुआत में कहा, पूरे देश में हर चैनल पर खबरें हिंदू मुसलमान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, दिल्ली में अब गांव के नाम भी बदले जा रहे हैं। एक संकेत, एक संदेश भी नीतीश कुमार दे रहे हैं क्या? और शाहनवाज हुसैन गए थे सिर्फ बीजेपी की तरफ से 22 तारीख को तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की इफ्तार की दावत में। लेकिन हमारे पास खबर यह आ रही है कि नंदकिशोर यादव, संजीव चौरसिया और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी इस इफ्तार में शामिल हैं। तो क्या अपनी सरकार में अब जो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, उनके कुछ नेताओं पर भी अब दबाव डालकर इफ्तार में बुलाया है? यह भी एक राजनीतिक रणनीति है क्या? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, इफ्तार है नीतीश का सियासी वार और देश में हिंदू मुसलमान पर तकरार, बिहार में इफ्तार। और कहीं कांग्रेस आपको इफ्तार करती नहीं दिखेगी, उसकी दावत पर न्योता देती नहीं दिखेगी। अरविंद केजरीवाल न्योता देते नहीं दिखेंगे। क्या बीजेपी ने तमाम राजनीतिक दलों को हिंदुत्व या कहे सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने पर मजबूर कर दिया है क्या? और इसी में इतर दिखना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं, पटना से ही मेरे साथ जुड़े हैं, गुरु प्रकाश। जेडीयू जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, उनके युवा चेहरा, उनके तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। आरजेडी के शक्ति यादव मेरे साथ हैं। एके वाजपेयी एलजेपी आर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता। ये चिराग पासवान की पार्टी है। चिराग पासवान 22 तारीख को न्योता मिला था, राबड़ी देवी के घर पर देखे गए, आज उन्हें न्योता नहीं मिला है। इसमें भी एक कहानी छिपी है
कि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी का दबाव ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, जातीय जनगणना नहीं होती, और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की आज तक चुनाव के 1.5 साल बाद भी चुप्पी को लेकर नीतीश अभी भी नाराज बताए जाते हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इनसे बेहतर बिहार की राजनीति को कम ही पत्रकार समझते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजय आलोक अरे बात का बतंगड़ बना रहे हैं, जवाब यहीं से शुरू होने वाला है, सवाल भी ना पूछूं तो। पर ये इफ्तार सियासी वार है क्या नीतीश कुमार का? अजय आवाज सुन पाए? ओहो, ऐसे टाइम पर कई बार ऑडियो वीडियो की टेक्निकल दिक्कत ऐसे टाइम पर हो जाती है कि सवाल पूछना अजय आलोक से ही चाहिए था। पर अगर सुकेश आप शुरुआत करें अभी चर्चा की, फिर मैं अजय तक आता हूं कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये सियासी वार है क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं और दो चीजें साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार ने आज तक जो, मैं रोक देता हूं दो चीजें फिर, क्योंकि थोड़ा और वक्त मिल जाएगा अजय को अपना सवाल और बेहतर करने के लिए। यह इफ्तार नीतीश का सियासी वार है अजय? एक सामाजिक सरोकार, एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अगर इफ्तार का मंच इस्तेमाल होता है उसमें हर्ज क्या है? अगर इसी बहाने विपक्ष से संवाद स्थापित होता है तो उसमें हर्ज क्या है? अगर बिहार की बढ़ोतरी के लिए एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? अरे हम तो वो हैं कि बिहार की बेहतरी और बिहार की प्रगति के लिए रावण से भी बात कर लें, बशर्ते कि रावण शांत हो जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है इसमें से राजनीतिक की वो आपको कहां से? थोड़ा मैं समझाता हूं, मैं अज्ञानी हो सकता हूं, हो सकता है राजनीति समझ में ना आती हो मेरे। ये पिछले 5 साल में, चलिए 2 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गए, तो इफ्तार की दावतें नहीं हो रही थी। 2017, 18, 19 तब तो ये विपक्ष के साथ मेल जोल, ये भाईचारा, ये तो कायम नहीं हुआ। ये यकायक हफ्ते में 2 बार मुलाकात, मतलब शिष्टाचार ही है ये। अब कोरोना काल के बाद चीजें जब दोबारा शुरू हुई हैं तो इफ्तार हो रहा है, जहां से भी निमंत्रण आ रहा है लोग जा रहे हैं, दलीय सीमाओं लांघते हुए लोग जा रहे हैं। आरजेडी के इफ्तार में भी भारतीय जनता पार्टी गई थी, नीतीश गए थे, हमारे यहाँ भी जिनकी विधानसभा में उपस्थिति है, हमारे अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि जिन लोगों की उपस्थिति विधानसभा में है उन सबको निमंत्रण दिया गया है। चिराग पासवान जी की पार्टी की उपस्थिति नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं गया है। इसमें भी कोई राजनीतिक अर्थात निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई कटुता की बात। आज दिन बहुत अच्छा है, लोग व्यर्थ की कटुता की बातें न करें, कोई बहुत दूर का राजनीतिक अभी आप जो क्रोनोलॉजी बता रहे थे 22 तारीख की, 24 तारीख की, 50 की, तो एक क्रोनोलॉजी में आप एक इवेंट भूल गए कि 23 तारीख की सुबह में माननीय अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, कोई प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार जी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने और आधे घंटे की गुफ्तगू भी हुई है। तो राजनीति में यही तो कहा जाता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 22 तारीख तो और महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि 23 तारीख को फिर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे बिहार में ही, फिर वो जगदीशपुर गए। हाँ, 23 तारीख को गृह मंत्री से मुलाकात हुई। हाँ, इसको भी जोड़ लीजिए, रोचक बन जाएगा। आपका थोड़ा ऑडियो हम ठीक कराते हैं क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है, पर ऑडियो में दिक्कत आ रही है, तो पीसीआर जरा ऑडियो ठीक कराइए। ये इतना ही आसान है जैसा अभी अजय आलोक कह रहे हैं सुकेश? नहीं, इतना आसान नहीं है। मैंने शुरुआत ही की कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश है नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार कोई भी चीज ऐसे नहीं करते हैं। 22 तारीख का उनका इफ्तार में जाना ऐसे ही नहीं था, जैसा कि 23 तारीख को सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अमित शाह को रिसीव करने जाना था। आप गेस करते रहे कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा पहले कर चुके हैं। नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है, ये जेडीयू के लोग भी जानते हैं, ये आरजेडी के लोग भी जानते हैं। 2 पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। एक कि वो उनका जो कमिटमेंट जो उन्होंने दिखाया है आज तक
कि बिहार में उनके रहते दंगे नहीं हो सकते। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रतीक के तौर पे दिखना चाहते हैं। एक जमाना था, मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि ये कहा गया कि टोपी भी लगानी चाहिए और तिलक भी लगाना चाहिए। वो उस लाइन पे चलते हुए दिखना चाहते हैं ऐसे समय में जब पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे तकरार है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, स्ट्रांग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना उनके लिए पॉलिटिक्स में उनको एक जगह प्लेस करता है आज की राजनीति में। और आपने ठीक कहा, पहले हम सोनिया गांधी के यहां इफ्तार देखा करते थे, समाजवादी पार्टी की इफ्तार देखा करते थे, अभी हाल में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और बहुत कॉन्शियस तरीके से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उन इलाकों में नहीं गए जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता था। वहां पे उनके कैंडिडेट्स कम लड़े, आरएलडी के कैंडिडेट्स ज्यादा लड़े। तो एक टैक्टफुल तरीके से अलायंस हुआ कि भाई किसी भी तरीके से वो हिंदू मुसलमान नहीं होने देना है। बहुत विपक्षियों का यह भी आरोप है कि कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पे विपक्ष को बोलना चाहिए, अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलना चाहिए, खड़े दिखना चाहिए, लेकिन जिसकी आपने प्रस्तावना के दौरान, अपनी आरंभिक टिप्पणी के दौरान कहा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जो है खेलने पे मजबूर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इससे इतर दिखना चाहते हैं नीतीश कुमार। और दूसरा कि इन मुलाकातों से वो ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी के साथ जो वो बिटर रिलेशंस थे ना, कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जब उनको गठबंधन तोड़ना था तो उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि आप पे चार्जेस लगे हैं, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वो करते रहे नीतीश कुमार को एक्सप्लेन, लेकिन पब्लिकली एक्सप्लेन करने की बात थी। नीतीश कुमार कन्विंस्ड नहीं हुए, कन्विंस्ड, मैं कैपिटल इसमें कन्विंस्ड कह रहा हूं, कन्विंस्ड नहीं हुए। और वो उन्होंने कहा कि सत्ता जो है बिहार की खिदमत करने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार बता रहे हैं विपक्ष के साथ मेरे चैनल्स खुले हुए हैं और गणित बड़ा सीधा है, 77 बीजेपी, 75 आरजेडी, 45 जेडीयू। वो जेडीयू वहां ऐसे प्लेस्ड है कि वो जिसके साथ जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये भी है कि आरजेडी के साथ अब वो बिटर रिलेशंस नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लालू यादव नहीं है पटना में, अगर लालू यादव इस इफ्तार में होते तो इसके मायने कुछ और होते, लेकिन लालू यादव फोन पे हैं। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिससे नीतीश कुमार ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे नजर रखिए, मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैं बिल्कुल जो अजय आलोक और वो पार्टी की तरफ से चूंकि प्रवक्ता के हैसियत से बोल रहे हैं तो वो यही बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं, लेकिन जितना बहुत सरल तरीके से उन्होंने रख दिया, मैं उसको इतना सरल नहीं देखता, मैं उसमें कुछ राजनीति देखता हूं। और असहज नहीं है क्या नीतीश कुमार? आप इस गठबंधन में पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं अजय, या असहजता का इजहार किया जा रहा है इफ्तार के जरिए? मुझे समझ में नहीं आता है कि असहजता की परिभाषा आप क्या तय करते। अच्छी खासी सरकार चल रही है, 47 एमएलए होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबने नीतीश कुमार को कहा कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पब्लिक डोमेन में ये बात कही गई, हर तरह से सरकार। अजय, पब्लिक डोमेन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अजय आलोक, पब्लिक डोमेन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, वो जनता की ताकत की वजह से कृपा से मुख्यमंत्री। आज जरा इस देश में एक उदाहरण दीजिए कि कोई कृपा से मुख्यमंत्री आज तक बना है। नहीं, ये इतनी तलखी ललन सिंह को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तलखी दिखाने की क्या बता रहे थे? किसकी कृपा से हैं कि भाई हम किसी की कृपा से नहीं, किसे कह रहे थे कि हम आपकी कृपा से नहीं है? नहीं, इतना ही नहीं कहा संदीप उन्होंने। मैं एक लाइन जोड़ देता हूं अजय। उन्होंने पार्लियामेंट में बिहार को उसके हक का पैसा मिले, फाइनेंशियल ग्रांट मिले, चूंकि वो बेटर मैनेजमेंट वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला स्टेट है, जो मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट्स हैं उनको मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री के सम्मुख सामने जब वो सदन में बैठे थे तब उन्होंने ये सवाल उठाया। बिल्कुल, एक उदाहरण मैंने आपको दिया। अगर बिहार के जातीय जनगणना का सवाल है वो लगातार उठा रहे हैं।
बिहार के स्पेशल स्टेटस का सवाल है, वो लगातार उठा रहे हैं। ये तमाम वो बिंदु हैं जिस पे भाजपा आपके साथ जाती नहीं दिख रही है। इसलिए हम तो जोड़कर देख रहे हैं कि इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में ऐसा एक बयान आता है तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। आपको बिल्कुल जोड़ना चाहिए, और जोड़ना आपका काम है। तोड़ने का काम तो राजनीतिक दल करते हैं ना, जोड़ना आपका काम है। आप अच्छा, तो आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? तो तोड़ने के लिए तैयार हैं? अरे सुनिए तो सही, मुझे पूरी बात तो पूरी करने दीजिए पहले। ये बताइए, बिहार के सांसद मुंगेर से हैं ललन सिंह, वो बिहार के हितों की बात नहीं करेंगे तो होनोलुलु के हित की बात करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये सब बिहारी चाहते हैं। अगर ललन सिंह ये बात डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में भी ये करने की नौबत आ रही है। बिल्कुल नौबत आएगी, क्योंकि नीति आयोग ने प्रावधान विशेष राज्य के दर्जे का समाप्त कर दिया। अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल डिफरेंट हो गया, 4258 का मॉडल हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। हाँ। हमारी मांग है कि जिस तरह से नीति आयोग भी तो आदमियों को मिलकर ही बनता है ना। अगर नीति आयोग ने आज के तो एक इंजन दूसरे इंजन को नहीं समझा पा रहा है, कर दिया है। एक इंजन जा रहा है, एक इंजन जा रहा है पटना, दूसरा इंजन जा रहा है अहमदाबाद। नहीं, अगर ऐसा होता, दो इंजन अलग अलग जा रहे होते तो स्टेट में 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, गंगा पे 9 पुल नहीं बने होते, स्टेट में 2 एक्सप्रेस पे नहीं आ रहे होते, नया नया इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन नहीं हो रहा होता, औद्योगिकरण की तरफ से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा होता। अगर ऐसा हुआ होता तो बिहार का बजट 2,20,000 करोड़ का नहीं हुआ होता, बिहार में शराबबंदी अच्छी से लागू नहीं होती, बहुत सारे चीज हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, राजनीति में जब तक ये सब मसाले मिर्च आप लोग नहीं डालेंगे तो राजनीति इंटरेस्टिंग कैसे रहेगी। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके एक चाल पे देश चलता है। तो ये चाल है, स्वाभाविक है। अगर इफ्तार में वो किसी के यहाँ जाएंगे तो ये चर्चा का विषय बनेगा ही। वो कितना भी कह लें कि भाई तो संदेश दे रहे हैं ना, आप लोग मानेंगे नहीं। कुछ संदेश दे रहे हैं बीजेपी को, मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश संदेश दे रहे हैं। बीजेपी वाले खुद ही वहां जा रहे हैं, तभी बीजेपी को संदेश देंगे। शहनवाज हुसैन को नहीं जाना चाहिए था आरजेडी के यहाँ। आरजेडी की स्टार पार्टी में उप मुख्यमंत्री नहीं आते, संदेश एक अलग जाता। संदेश का क्या मतलब है भाई? सामाजिक सौहार्द का प्लेटफॉर्म है, आप खुद कह रहे हैं मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने कौन सी इफ्तार की दावत दी है? कोई बीजेपी के नेता ने खुद इफ्तार की दावत दी? आप मजबूर कर रहे हैं क्या बीजेपी को आने के लिए, जब पूरे देश में हिंदू मुसलमान पर तकरार हो रही है? अरे क्यों मजबूर करेंगे भाई? एक नेता को आप मजबूर करेंगे, 5 नेता को मजबूर करेंगे, पूरी की पूरी बीजेपी आ रही है। क्यों पूरी बीजेपी आ रही है? 3 नेताओं के नाम अभी तक पहुंचे हैं। गुरु प्रकाश, क्या बिहार में सब ठीक ठाक नहीं है और उसी इफ्तार के जरिए वही इज़हार कर रहे हैं नीतीश कुमार? संदीप जी, कुछ चीजें फैक्चुअली करेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, करिए ना। अभी का जो इफ्तार है वो नीतीश जी के आवास पे नहीं हो रहा है, ये हज भवन में हो रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। हाँ, पहली बात आपने कहा था उनके आवास पे हो रहा है, तो उनके ये हज भवन में हो रहा है। और ये उनकी पार्टी, हाँ, उनकी पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा है, वो कर रहा है। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी के लोगों ने इफ्तार पार्टी की क्या? शहनवाज हुसैन जी ने सबसे पहले पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इफ्तार पार्टी किया है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वही और किसने किया? अरे संदीप जी, आप मुझसे विशेष नहीं है ना आपका? बिल्कुल है, बोलने दीजिए ना थोड़ा। हाँ, मुझे मालूम इसलिए बता तो रहे। मैं तो खुलकर आज मैं आपके प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं, इसलिए तो टोकता रहता हूं। हाँ, शहनवाज हुसैन जी ने किया पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और यही नहीं, संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ने भी अभी पटना में 26 तारीख को इफ्तार का आयोजन किया है। तो इफ्तार का आयोजन कोई जेडीयू ने चाहे आरजेडी करेगी, इफ्तार का आयोजन सब लोग करते हैं। ये तो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, और इस पे अनावश्यक बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये ना तो संयोग है ना प्रयोग है। राजनीति में, भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म इस शब्द का उपयोग सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो हमारे लिए गठबंधन एक धर्म है, और नीतीश जी का और हमारा साथ कोई आज का थोड़ी ना है। नीतीश जी, और आपके शो पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी हमारे ट्राइड, ट्रस्टेड और टेस्टेड एली थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस पे अनावश्यक आप लोगों को इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इफ्तार का समय है, इफ्तार हो रहा है, जेडीयू ने किया, नहीं, ये पहले भी टूट चुका है ना गठबंधन। एक बार बीजेपी
जेडीयू का गठबंधन टूटा ना, और ट्राइड टेस्टेड जो आपने कहा और गठबंधन धर्म की दुहाई दी, वो महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना ने आपको छोड़ा, अभी शिरोमणि अकाली दल ने आपको छोड़ा, महबूबा मुफ्ती के साथ भी आपने एक साझा सरकार जम्मू कश्मीर में चलाई थी। तो गठबंधन धर्म का लंबा इतिहास है आपका। भारत के राजनीतिक इतिहास में 17 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम किया था। और ममता दीदी क्यों, फारूक अब्दुल्ला जी भी साथ में थे। मुफ्ती जी का नाम लेते हैं आप, फारूक अब्दुल्ला जी का भी नाम लीजिए ना। एक समय ऐसा भी था जब वामपंथियों के साथ भी 90-91 में लोगों ने सरकार चलाई थी। इसका ये अर्थ नहीं होता है, पॉलिटिक्स में आना जाना लगा रहता है। वही तो मैं कह रहा हूं, आने जाने का सिलसिला तैयार हो रहा है क्या? नहीं, निश्चिंत रहिए। 2025 तक आपके शो पे राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं आधिकारिक रूप से पुष्टि करना चाहता हूं कि 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस नारे से हम लोग चुनाव में गए थे। और 25 तक नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्या यही दबाव बना रहे थे? क्योंकि सुशील मोदी कहते हैं जी विधान परिषद में संख्या घट रही है, बोचाहा में हम हार गए, कमजोरियां हैं, हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। खबरें ये आ रही थी नित्यानंद राय की, जो गृह राज्य मंत्री हैं, तैयारी हो रही है कि उनकी ताजपोशी हो, नीतीश कुमार जी दिल्ली आ जाएंगे, राज्यसभा में आना चाह रहे हैं। ये बातें मैं मनगढ़ंत तो नहीं कहानियां सुना रहा हूं ना गुरु? अरे अब ये कोई बिना तर्क के, बिना तथ्यों के आधार पे, आपका शो लोकप्रिय होने का कारण ये है कि यहाँ पे तर्क और तथ्यों के आधार पे बात होती है, र्यूमर्स पे बात नहीं होती है। आज आपके शो की पृष्ठभूमि ऐसी है कि र्यूमर्स पे बात हो रही है। ग्रेपवाइन को ग्रेपवाइन के स्थान पे रहने दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2025 तक नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, पटना में रहेंगे और बिहार का यशस्वी नेतृत्व उनके हाथ में रहने वाला है। ग्रेपवाइन, ये सारे काइट फ्लाइंग ही हो रही थी, रूमर मॉन्गरिंग, जो पूरी टाइमलाइन आपने भी गिनवाई, कुछ चीजें मैंने जोड़ी। गुरु प्रकाश फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, फैक्ट्स को सुनना भी चाहते हैं। हाँ। तो एक फैक्ट मैं भी दे दूं कि ये ऐसा नहीं है। आपने कहा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर नित्यानंद राय के हाँ। पटना में लग गए थे, जैसे वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब राजनीतिक जो लड़ाई है वो इसी तरीके से शुरू होती है और पेशबंदी भी इसी तरीके से शुरू होती है। और इसीलिए ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी हैं। अगर उनको ये कहना पड़ा और एक सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ा कि वो किसी के कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, तो मैं इन दोनों को जोड़कर देखूंगा कि कहीं कोई पोस्टर लगा, उसका असर ये हुआ कि जेडीयू को सुर अपने तल्ख करने पड़े और उसके बाद संजय जायसवाल जो बिहार के अध्यक्ष हैं, उनको ये बयान देना पड़ा कि 25 तक मुख्यमंत्री। और अब गुरु प्रकाश भी ये बात कह रहे हैं, भाजपा की ऑफिशियल लाइन है वो। हाँ। वो कहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार इसको अंडरलाइन करवाने की कोशिश कर रहे थे, या नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वो कह सकते हैं कि भाजपा के साथ हमारी नहीं बनी। हाँ। और वो एक वैलिड ग्राउंड बना सकते हैं इसके इर्द गिर्द। मैं ये नहीं कह रहा हूं बना रहे हैं, लेकिन वो बना सकते हैं कि हमें वहां से निकलने का एक मुफीद रास्ता मिल जाए। गुरु प्रकाश इंटरजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बस 10 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये 23 जनवरी वाला जो कार्यक्रम, 23 अप्रैल वाला, माफ करिएगा, जो कार्यक्रम था बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जो आप नित्यानंद राय जी की चर्चा कर रहे हैं, वो कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हुआ था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है जहां पे 78,200 लोगों ने एक समय पे एक साथ एक स्थान पे इंडियन फ्लैग को वेव किया है। वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव था। इसका कार्यक्रम का नेतृत्व नित्यानंद राय जी कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम को अनावश्यक इससे जोड़ करके देखना, मुझे लगता है ये उचित नहीं और तर्कसंगत नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा आपका मानना है। वैसे मैं अब ठीक कर दूं, शक्ति, ये 23 के पहले की बात है। हाँ, ओ, शक्ति यादव, ये इफ्तार ही मनाया जा रहा है कि खिचड़ी कुछ और पक रही है? खिचड़ी तो आप लोग डिबेट वाले पका रहे हैं। संदीप जी, एक बात जान लीजिए, हाँ। ये शिष्टाचार और सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, ये आप जानते हैं 2 वर्षों से कोरोना के कारण इफ्तारें नहीं हो रही थी। और इफ्तार कोई पहली बार नहीं, निरंतर आदरणीय लालू प्रसाद जी आप देखते होंगे, बगल में सुकेश रंजन, कौन सी इफ्तार की दावत में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ थे? 2018 में कब साथ थे? वो थोड़ा मुझे याद दिलाइए, हो सकता है मैं भूल गया हूं। अब
मैं बता रहा हूं संदीप जी, सवाल है कि हमने आपको निमंत्रण दिया, आना न आना आपकी मर्जी। हाँ। और जहां तक संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग होते हैं, लगातार हर बार आमंत्रण दिए जाते हैं। इस बार आपने मुख्यमंत्री जी आए, स्वाभाविक तौर पर आज हज भवन में था, और हज भवन में था तो हज भवन में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हज भवन बनाई थी, एक आस्था का केंद्र भी है। तो हम तो उस नजरिए से जाते हैं कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और गंगा जमुनी तहजीब भी देश की यही है। गुरु प्रकाश जी ने स्पष्ट कर दिया, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि आदरणीय नीतीश कुमार जी टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की और कोई गुंजाइश है। और रहा सवाल राष्ट्रीय जनता दल, तो इन बातों को मैंने स्पष्ट तौर पे किया। जहां तक सवाल है जातिगत जनगणना का, बिहार के विकास का, पिछड़ेपन का, या फिर हर पैमाने पर हर सूचकांक में बिहार के पिछड़ेपन में जितनी निचले स्तर पर है, तो उसके सवालों पर हम लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। हम इनके 19 लाख रोजगार के किए गए कमिटमेंट का भी 5 तारीख को हम इसका हम पोल खोलेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रतिपक्ष अपने नैतिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। सवाल है कि जाना और आना आमंत्रण में, ये सौहार्द वातावरण में लोग जाते और जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां आती जाती है। तेज प्रताप यादव कहते हैं बिहार में सरकार बनाएंगे, खेल होगा। हमारी नीतीश जी से सीक्रेट बात हुई है, ये आपके नेता कह रहे हैं, मेरा बयान नहीं है। देखिए अब नेता तेज प्रताप जी ने क्या कहा, मैं एज ए प्रवक्ता के हैसियत से मैं जो हमारी अपनी लाइन है और पार्टी की जो लाइन है, उस लाइन के हिसाब से हमारे वो मुद्दे जो बिहार के हित में हैं, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का सवाल हो या स्पेशल कैटेगरी का सवाल हो, हम तो वो दिन का भी याद कराते हैं ना। आप संदीप जी इसके गवाह होइएगा, याद होगा कि जब श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांगा था गांधी मैदान में बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, 1,89,000 करोड़ का पैकेज की भी डिमांड हमने फाइनेंस कमीशन के सामने रखी थी। आप इन सभी चीजों से अवगत है। हमारे मुद्दे बिहार के हित में हैं। रोजगार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, शिक्षा, बदहाल शिक्षा का हो, बदहाल सुरक्षा का सवाल हो, ये सारे सवालात जो मुंह बाए खड़े हैं, हर बिहारी की मांग है तो कि हालात हिंदू मुसलमान मुद्दे मिल रहे हैं, कल्याण और युवा का कल्याण नहीं हो अब सकता। शक्ति भाई, मुद्दे मिल रहे हैं, आपने जो मुद्दे देखिए, गिनवाए, मुद्दे अगर मतलब यू आर ऑन द सेम पेज, मुद्दे मिल रहे हैं, आप गले मिल रहे हो, दिल भी मिल रहे हैं। वो खलेश, वो रंजेश, वो शक्ल भी ना देखना एक दूसरे की, मिलना, देखिए ये संयोग ही है क्या? ये संघीय ढांचा और स्वस्थ राजनीति देख रहे हैं होते हुए हम, या ये राजनीति की शतरंज की बिसात बिछ चुकी है? नजरिया देखिए संदीप जी, नजरिया कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी ने कहा कि हमें निमंत्रण मिला तो हम गए। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आमंत्रण प्राप्त हुआ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को तो वो गए। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं आपके चैनल पर कि हमारी इसको राजनीति की कोई माने मतलब नहीं लगा दी जानी चाहिए। और एक बात, जो लोग अब भाजपा के साथी जो सबसे बड़े इनके एलायंस हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिहार के अंदर में है, और राष्ट्र के अंदर में उत्तर भारत के सबसे मजबूत घटक दल हैं, वहां पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो सवाल है कि जो ट्रैवल इंजन बिहार में है, जिसकी खमियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, मैं सुन रहा हूं। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है संदीप शक्ति। जी, हमारे सवालात आज भी है, हमारे इश्यूज आज जी संदीप जी, हमारे सवालात, हमारे इशू जस के तस हैं। और इन सवालों पर रचनात्मक और सकारात्मक जो सहयोग सदन और सदन के बाहर हमने दिया, याद करिए, जातिगत जनगणना के सवाल पर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके हमने कहा कि पार्टी का डेलीगेशन, और उस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी भी थी। इस सारे इफ्तार पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी भी है, चाहे तेजस्वी जी का इफ्तार हो या फिर जो है हज भवन का इफ्तार हो। नहीं, कहा इफ्तार पार्टियों में शाहनवाज हुसैन आए ना सर आपके इफ्तार में, तो अब यहाँ पर ठीक है, नंद किशोर यादव हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, संजीव चौरसिया हैं। नहीं, शक्ति यादव से एक चीज पूछना चाहिए। शक्ति यादव जी, सुकेश बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है कि जो बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है जैसा आप कह रहे हैं, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, कि दिल्ली से सहयोग नहीं मिल रहा उनको? कौन ज्यादा जिम्मेदार है? दो बातें एक साथ है यहाँ सुकेश भाई। आप बड़ी मर्मज्ञ हैं, लगातार आप देखते रहे बिहार की राजनीति को।
सवाल है कि 18 वर्षों से ट्रबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट का नीतीश कुमार जी को जाता है, और अगर यूनियन गवर्नमेंट में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आप हैं, आपके सहयोग से देश की सरकार चल रही है, तो आपको जो बजटरी जो सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट को वो नहीं मिल रहा है। मैं तो दोनों को समान रूप से दोषी मानता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बिहार में पुलिस राज है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हु आर रिस्पॉन्सिबल? संदीप जी तय कर दीजिए, चीफ मिनिस्टर कौन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो नीतीश ठीक कुमार है, ए के वाजपेयी, देखिए सवाल गुरु बोले प्रकाश हो, अजय आलोक हो या शक्ति यादव, सब बड़ा संभल कर बोल रहे हैं, पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। ये बिसात बिछी हुई है या ये सामान्य है, हम तिल का ताड़ बना रहे हैं ये चर्चा करके आज? नहीं, सामान्य होता अगर नीतीश कुमार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। देखो, नीतीश कुमार के बारे में तो पुराना इतिहास तो खगोलो व्यवहार आपने खगोला दिया भाई। वो कब लालू से कभी नीतीश कुमार का संबंध बन सकता था? कभी किसी ने सोचा था? लेकिन गए ना। तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते। देखिए, नीतीश कुमार शुरू से अपने नेताओं की पार्टी को दगा देते रहे हैं बकायदा, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास, जो इनके समग्र नेता थे। तो आप ये कैसे कहते हैं कि इस बार ये गंगा जमुनी तहजीब के चलते हुए नीतीश कुमार लालू के उसमें जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो खिचड़ी है, लेकिन हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार पहले दिन से ये है, हमारे चिराग बाबू ने पहले दिन से कहा कि नीतीश बाबू के राज में जो विकास होना चाहिए था वो विकास बिल्कुल नहीं हो पाया है। चाहे डबल इंजन की सरकार है, अभी भी नली और गली वाली योजना इनकी सबसे सुप्रीम योजना है, जो 7 निश्चय के तौर करते हैं, और उसमें कितने घोटाले हुए, क्या क्या हुए, वो सब रिकॉर्ड पे है। तो हम ये कहते हैं कि जो हालात बता रहे हैं, एक बात बताइए, क्या छोटी पार्टी बड़ी पार्टी जिसके नंबर ज्यादा हो उसमें सवारी कर सकती है? और लल्लन सिंह बड़े खुल के बयान देते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो किसी की कृपा पे नहीं है। तो कृपा पे नहीं है तो क्या अपने 43 वाला चीफ मिनिस्टर बन जाएगा अपने अकेले में? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार करेंगे, दबाव की राजनीति वो शुरू से करते हैं। तो वो दबाव की राजनीति में कामयाब भी हो रहे हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 2025 तक वही हैं मुख्यमंत्री। चिराग पासवान को तो आज न्योता भी नहीं दिया इफ्तार की दावत में आपके नेता को। परसों भी आपने प्रोग्राम किया था, उस वक्त क्या स्टेटमेंट थी बीजेपी की? बीजेपी की बार बार आपके पूछने के बाद यह स्टेटमेंट थी कि एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी, और जैसे ही इफ्तार में गए तो आज स्टेटमेंट ये आ रही है कि नहीं 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 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। तो दबाव की राजनीति तो स्टैब्लिश हो गई है भाई। ये कहां की राजनीति है कि बड़ी, और बीजेपी से क्या आई नहीं, डिमांड नहीं आई कि 2.5 साल करिए भाई, हमारा भी हक बनता है। तो कहीं सुगबगाहट है, तभी तो ये नतीजे डिस्कशन आप कर रहे हो प्रोग्राम। अदरवाइज प्रोग्राम की क्या जरूरत है? जब वो डिसीजन लेंगे तब डिसीजन कर लेंगे, हमें नहीं जाना उसमें, हमारा ना कोई रोल है। हमको बुलाया नहीं बुलाया, ये तो आमंत्रण जिसको देना है उसको सोचना चाहिए। उसकी संकीर्ण मानसिकता कितनी है वो उसके ऊपर जाहिर हो रही है बकायदा। हम भी गए थे इफ्तार में राबड़ी जी के, और उसमें हमने जाके, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संस्कार हैं, हमने जाके पैर छुए। तो अगर वो नहीं बुलाते हमारे बात पे तो कोई डिफॉल्ट नहीं है भाई। चिराग बाबू संस्कारी लड़के हैं, बच्चे हैं, और वो सबको बराबर सम्मान देते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक विरोध तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है सब। किस चीज की सोची समझी राजनीति? सब सोची समझी रणनीति से करते हैं। कोई राजनीति में लल्लू नहीं होता है, वो सब अपने हिसाब से गोटियां बिठाते रहते हैं, और वही नीतीश कुमार कर रहे हैं, और वही बीजेपी भी कर रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, गठबंधन की अभी कितनी दुआई दी है। गठबंधन धर्म होता है, गठबंधन में ये होता है, गठबंधन वाले को खा भी जाओगे क्या? अपने गठबंधन धर्म के लोगों को क्या धीरे धीरे आप उनको खत्म करेंगे? ये कौन सी गठबंधन की राजनीति है भाई? तो ये हमें ना सिखाइए। नीतीश बाबू कल कहां बैठेंगे, किस डाल पे बैठेंगे, वो जाने, उनको मुबारक। लेकिन हाँ, विकास बिहार का जब ही होगा जब नीतीश बाबू छोड़ेंगे। और उन्होंने तो कह दिया है, पिछले चुनाव में ये कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और अब तो सुगबगाहट है ना वाइस प्रेसिडेंट बनने की, तो नीतीश तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अजय आलोक, आपके नेता पर काफी सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं ए के वाजपेयी ने, और कह रहे हैं ये राजनीति में सब कुछ सोच समझ कर ही होता है, ऐसे कोई यहां पर खामखा कोई पॉस्चरिंग नहीं की जाती है।
भाई जिसके पास पेड़ होगा उसी के पास दाल होगी, तभी तो वो तय करेगा कि इस दाल पर बैठना है उस दाल पर बैठना है। जिसके पास पेड़ ही नहीं है, जो जमीन पे, वो क्या तय करेगा? वो ठीक बोल रहे हैं वाजपेयी जी कि हम न 3 में है न 13 में है। वो ये बात तो उनकी ठीक ही है, मैं मानता हूँ, कहीं से नहीं है इसमें बोलने के लिए। दबाव देने वाले हम, झेलने वाली बीजेपी, इनके हिसाब से, वाजपेयी जी के हिसाब से। आपको क्या पड़ेगा? आज आपके टेक्निकल दिक्कत बहुत हो रही है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, थोड़ा बात फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ वाजपेयी जी ठीक कह रहे हैं कि वो 3 में है ना 13 में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिसके पास दाल होगी वही ना तय करेगा। जो खुद में पेड़ होगा उसके पास दाल होगी तो वो तय करेगा किस दाल पर बैठना है। कह रहे हैं दबाव की राजनीति, तो ठीक है, दबाव देने वाले हम, झेलने वाली बीजेपी। बीजेपी झेल रही है, हम दे रहे हैं, आपको क्या परेशानी है भाई? ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं उस पर क्या बोलूं, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूं उससे। मेरा कहना है राजनीति में जब जब जो होना है तब तक तो होएगा, कि व्यर्थ के कयास एक इफ्तार पे लगा के कोई मतलब है? आज मान लीजिए हल्दी हम आरजेडी के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान को क्या बीजेपी ले लेंगी? वो कहां जाएंगे? मान लीजिए हम बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो चिराग पासवान कहां जाएंगे? तो अपने बारे में सोचिए ना। 2024 की भी तैयारियां हो रही है क्या? जरूरत क्या है? उसके लिए भी ताल ठोकी जा रही है क्या? इशारों में 2024 के चुनाव हैं, अब जो बड़े चुनाव हैं, इसलिए मैंने तेजस्वी यादव का वो बयान कि कांग्रेस को तो 200 सीटों पर लड़ना चाहिए जहां सीधी टक्कर है बीजेपी के साथ, बाकी छोड़ो बाकियों के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन तैयार होना चाहिए, वहां जगह तलाश रहे हैं क्या नीतीश कुमार? ये बात तो बहुत लोग कह रहे हैं, ये बात तो कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं, ये बात तो वाईएसआर भी कह रहे हैं, ये बात रेड्डी भी कह रहे हैं, ये बात ममता बनर्जी भी कह रही है। ये कौन सी नई बात? इस देश में जब जब लोग, तो ऐसा हो रहा है क्या? ये तीसरा मोर्चा, दूसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनना शुरू हो जाता है 2 साल पहले, तो ये शुरू हो गया। ये कोई नई बात थोड़ी ना आपके लिए संदीप, आप तो इतने सालों से देख। हाँ, तो उसकी अगुवाई करते दिख सकते हैं क्या नीतीश? उसी की तैयारी है क्या? अब लीजिए, आपने अगुआ भी बना दिया उनको। हाँ, तो रिश्ते की बात ही नहीं। अरे भाई 2005 से अब तक लगातार मुख्यमंत्री हैं, उनके समकक्ष कौन आता है? सिर्फ एक नवीन पटनायक, वो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। ही इज नाउ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर आफ्टर नवीन पटनायक, जो आज की तारीख में सक्रिय राजनेता हैं। कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इस राजनीतिक व्यक्ति की राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी नहीं होती है। ये आपसे नवीन पटनायक ने कह दिया कि मेरी दिलचस्पी नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में। भाई वो तो खुद ऑन रिकॉर्ड है ना। स्थिति के हिसाब से लोग अपने अपने निर्णय लेते हैं। अब भी नीतीश जी के पास दायित्व है बिहार के मुख्यमंत्री का। जनता ने का मैंडेट है एनडीए को, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, अपने दायित्व का निर्वहन। तो राष्ट्रीय एम्बिशंस है ना, नेशनल एम्बिशंस है ना। मैं कह रहा हूं किस राजनीतिक के राष्ट्रीय एम्बिशन नहीं होते हैं? गुरु प्रकाश इशारों में कई बातें कह गए हैं अजय आलोक। नहीं, देखिए ये सिर्फ ग्रेप वाइन कयासों की चर्चा नहीं है, ये थोड़ी महीन, आज वो ये विशुद्ध राजनीतिक चर्चा हम कर रहे हैं, और इशारों में बहुत कुछ बोल गए हैं अजय। नहीं, निश्चित रूप से, और मेरे लिए तो ये क्लासरूम की तरह है। मैं तो एक छात्र के नाते सुन रहा हूं आप लोगों को, और किस प्रकार से इशारों में सांकेतिक राजनीति होती है मैं सुन रहा था। लेकिन ये स्पष्ट हम लोगों के मन में रहना चाहिए संदीप जी, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हम लोग जिस मिशन से चुनाव लड़े थे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, 40 में से 39 आउट ऑफ 40 बिहार में 40 लोकसभा सीटें, 39 हमारे सांसद आए हैं, और 24 में 40 के 40 सांसद आएंगे। तो मुझे लगता है कि अनावश्यक कोई कयास लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है। और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़ेंगे और साथ रहेंगे। तो हम साथ हैं, आप ये कह रहे हैं। ये गैर बीजेपी गैर कांग्रेस जो ये गठबंधन है, इसकी सुगबगाहट और तेज होती दिख रही है क्या आपको? संदीप जी देखिए, 1990 तक क्या होता था कि हमारे देश की राजनीति में कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पोल हुआ करती थी, और जो देश की राजनीति एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पे घूमती थी। पिछले 10-20 वर्षों में बीजेपी एक इंपॉर्टेंट पोल हो गई है, और जो राष्ट्रीय राजनीति वो एंटी बीजेपीइज्म के चल रही है, कि जो बीजेपी का विरोध करेगा। बीजेपी आज एक इंपॉर्टेंट पोल के रूप में स्थापित हो गई है,
तो गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी, ये विपक्ष का अपना काम है, वो प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सफल होने वाले किसी ऐसे प्रयास में। और ऐसे में जो ये बात बात पर हर रोज सबसे बड़ी खबरें, सारी चर्चाएं हिंदू मुसलमान को लेकर जो हो रही हैं, जो ये सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में इफ्तार करना नीतीश कुमार का, क्या वो आप लोगों को भी एक संदेश दे रही है? संदीप जी, आज झारखंड के एक मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है, आपने शायद देखा होगा, आज का ही बयान है कि हाँ, कि वो अगर 20% अल्पसंख्यक का दिमाग खराब हो गया तो 70% के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोई बीजेपी थोड़ी करवा रही है, झारखंड में बीजेपी का शासन थोड़ी ना है। राजस्थान में 300 वर्षों पुराना शिवा टेम्पल तोड़ दिया जाता है, ये कोई बीजेपी थोड़ी करवा रही है। नहीं, ये ताली दोनों हाथों से बज रही है, क्योंकि मैं उसमें घुसना ही नहीं चाहता। आप 4 बयान देंगे, मैं 4 और उधर से बताऊंगा, दोनों तरफ से हो रहा है ना, ताली एक हाथ से तो नहीं बज रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। मेरा सवाल पॉइंटेड था कि नीतीश कुमार इफ्तार करके या इफ्तार का न्योता स्वीकार करके क्या बीजेपी आपको बिग ब्रदर जो है आज उसको संदेश दे रहे हैं क्या कुछ? नहीं, देखिए, किसी से संदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को कोई हमें यहाँ प्रमाणित करने के लिए नहीं बैठा है। हम लोगों को आज मुसलमानों का बड़ी संख्या में वोट मिला है, और उत्तर प्रदेश में दानिश जी मंत्री भी बने हैं, शहनवाज जी हमारे मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे मंत्री हैं, हमारे पार्टी के फाउंडर सदस्य सिकंदर वक्त रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सेक्युलरिज्म पे या सांप्रदायिक सौहार्द पे हमें किसी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। अब वो लोग करते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा रीड और मिसरीड कर रहे हैं। थोड़ा से ग्लव्स आर गेटिंग ऑफ। थोड़ा और अंदर चर्चा में जाते हैं सुकेश, तो कंक्लूडिंग कमेंट क्या होगा? ये बिहार की राजनीति में ये ऊंट करवट ले रहा है, या ये इशारों में बहुत सारी बातें हो रही हैं, या जमीन तैयार की जा रही है, शायद फसल उगती दिखे? देखिए, जमीन कितनी 6 महीने 8 महीने बाद जमीन कितनी फर्टाइल है, इसको देख के नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं। और आपने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ चर्चा को मोड़ा था, वो इंपॉर्टेंट इशू है। क्या नीतीश कुमार वहां अपने आप को प्लेस कर पाते हैं? ऐसी स्थिति में एक जमाने में एल.के. आडवाणी लगातार ये कहा करते थे कि देश की राजनीति में बीजेपी ने एक बड़ा काम किया है कि उसने देश की राजनीति को, जो यूनिपोलर थी, उसको बाईपोलर पॉलिटी में तब्दील कर दिया है। आज की तारीख में वो बाईपोलर पॉलिटिक्स दिखती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है। ऐसे में जो ये बार बार ख्याली पुलाव बनाया जाता है कि एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस बने, क्या नीतीश कुमार अपने आप को वहां कंफर्टेबल पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के लिए वहां कोई रोल होगा? क्या वो ऐसा होगा जो लुक्रेटिव होगा? इन तमाम चीजों को हमें साथ साथ देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इन चीजों पे नीतीश कुमार की पैनी निगाह होगी। और वो ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं, पानी का स्तर अभी उसका थोड़ा सा आभास ले रहे हैं क्या? और राजनीति में जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है उसका पता भी नहीं लग पाता है। पर यहां पर दोनों ही चीजें साथ साथ होती दिख रही हैं। ये कोरी कयासबाजी साबित होगी, या आने वाले वक्त में बिहार भारतीय राजनीति को प्रभावित करता आया है, वो फिर से करेगा क्या? इस पर निगाह रहेगी।